आज एमए हिंदी के लिए प्रश्न पत्र छठे के लिए आधुनिक काल के अंतर्गत विचार किया जाएगा। आधुनिक काल की कविता के अंतर्गत 4 पुस्तकें पढ़नी हैं। साकेत, कामायनी, कुरुक्षेत्र और अंधा युग, यानी इन 4 कृतियों के ऊपर इस पत्र में चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले आज विचार किया जाएगा कि आधुनिक काल से संबंधित बिंदुएं कौन कौन सी हैं जिन पर बात किया जाना आवश्यक है। 4 पुस्तकें जो लगी हैं, 4 पुस्तकों में से साकेत द्विवेदी युग की प्रतिनिधि रचना है, कामायनी छायावाद की रचना है और कुरुक्षेत्र प्रगतिवाद और अंधा युग नई कविता से संबंधित है। इन 4 धाराओं से संबंधित और इसके अतिरिक्त भी आधुनिक काल की जो अन्य धाराएं हैं उनका प्रभाव इन कृतियों पर देखने को मिलता है। इस रूप में ध्यान रखना होगा कि आपकी आधुनिक काल की कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो इन कृतियों पर लागू होती हैं या इनके अध्ययन के लिए हमें उन्हें जानना आवश्यक है। इस संदर्भ में हमें आधुनिक काल को समझना होगा कि आधुनिक काल हिंदी साहित्य के लिए 1850 के बाद माना जाता है और आधुनिक काल की शुरुआत भारतीय युग से माना जाता है। इसके अंतर्गत आधुनिक काल की विभिन्न परिस्थितियों पर विचार करना भी आवश्यक है। यानी आधुनिक काल की परिस्थितियाँ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और जिसमें कला और साहित्य सम्मिलित है आदि के बारे में विचार किया जाना आवश्यक है। इस दौर में आधुनिक काल की जो कविता थी उनकी भाषा, गद्य और पद्य के स्वभाव और विभिन्न विधाओं को भी जानना आवश्यक है। इन सब पर विचार करने के लिए सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि आधुनिक काल का आरंभ या आधुनिकता क्या है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आधुनिक काल हिंदी साहित्य के अंतर्गत भारतेंदु युग से संबंधित है। यानी भारतेंदु काल से आधुनिक साहित्य का आरंभ माना जाता है। इसके कई बिंदु हैं। आधुनिकता को समझना आवश्यक है। यानी आधुनिक काल की शुरुआत हम क्यों भारतेंदु युग से माने या भारतेंदु काल से माने, इसके संदर्भ में ये जानना जरूरी है कि आखिर आधुनिकता में कौन कौन से बिंदु आवश्यक हैं। तो आधुनिकता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि आधुनिकता एक अवधारणा है और अवधारणा यानी आधुनिकता से साथ कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं। यानी आधुनिकता के साथ तर्क, ज्ञान अर्थात तकनीकी विकास दोनों समाहित है और मनुष्य का केंद्र में होना, यानी मनुष्य को सर्वप्रथम स्थान देना या मनुष्य को सबसे महत्वपूर्ण मानना, यह आधुनिकता से जुड़ी हुई शर्त है। यानी जैसे ही मनुष्य को केंद्र में रखते हैं तो एक तरह से इसमें ईश्वर का निषेध या ईश्वर का हाशिए पर चला जाना भी हमें मानना होगा। तो आधुनिकता के लिए माना जाता है यूरोप में जब जर्मन दार्शनिक नीत्शे ने कहा गॉड इज डेड अर्थात ईश्वर मर चुका है, तो इससे एक नई संकल्पना शुरू हुई कि जिसमें हम अब तक ईश्वर को केंद्र में मानकर आ रहे थे, वो अचानक ईश्वर के केंद्र को हमने हटा दिया। जब ईश्वर को केंद्र से हटाया तो इसका मतलब हो गया कि हम एक जो अति मानवीय चीज़ें थी या जो काल्पनिक चीज़ें थी, पारलौकिक चीज़ें थी, उन सबको हमने एक तरफ कर दिया और उसके केंद्र में हमने क्या लाया, तो केंद्र में हमने मनुष्य को लाया। इसके साथ साथ केंद्र में आ गया तर्क और ज्ञान। इस प्रकार आधुनिकता के साथ ये 4 चीजें जुड़ी हुई हैं: तर्क, ज्ञान, मनुष्य का केंद्र में होना और ईश्वर का हाशिए पर चला जाना। इन चारों बिंदुओं के आधार पर हम आधुनिकता को समझ सकते हैं। यानी किसी साहित्य में अगर ये 4 बिंदुएं हैं तो हम कहेंगे कि वो आधुनिक है या आधुनिक साहित्य है। आधुनिकता में जैसे ही तर्क और ज्ञान की बात करते हैं तो तर्क और ज्ञान की शुरुआत इसलिए होती है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो औद्योगिक क्रांति के बाद की जो स्थितियां हुई
जिसमें भारत उपनिवेश बना था, और उसके बाद नए नए ज्ञान और तकनीक का विकास होने लगा। यानी भारत में नए नए यंत्र आए, नए नए यंत्र के साथ उनसे लोगों का जुड़ाव हुआ, और जो उनके अंधविश्वास थे, जो उनके मन में एक भय था अज्ञात के प्रति, वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। यानी ज्ञान विज्ञान के विकास से लोगों के अंदर या मनुष्य के अंदर तर्क वितर्क की भावना जागृत हुई। यानी ज्ञान अर्थात तकनीकी विकास, जो विभिन्न तरह की खोज की गई या जो विभिन्न तरह के आविष्कार किए गए, उन विभिन्न प्रकार के आविष्कार और विभिन्न प्रकार के यंत्र, विभिन्न प्रकार के खोज ने मनुष्य के ज्ञान का विस्तार किया और मनुष्य को तार्किक बनाया। यानी वो ज्ञान का उपयोग अपने चीज़ों को जानने में करने लगा, वो अपनी जिज्ञासा को शांत करने लगा, और इससे उसमें कई नई नई चीज़ें सामने आने लगी। यानी जितना ज्ञान बढ़ता गया, जितने तकनीकी विकास होते गए, उससे मनुष्य की तर्क क्षमता बढ़ती गई। वह रहस्योद्घाटन करने लगा। वो जिन चीज़ों पर विचार नहीं करता था, उनके पीछे एक तर्क को समझने लगा। यानी ज्ञान के साथ तर्क का भी समावेश हो। ये भारत में स्थितियाँ देखा जाए तो 19वीं सदी के बाद, यानी प्रारंभिक दशकों के बाद शुरू होते हैं। यानी इसलिए सुविधा के तौर पर उसे 1850 के बाद का समय मान लिया गया है। तो भारत में 1850 के बाद एक तरह से साहित्य में, हिंदी साहित्य में विशेषकर आधुनिकता भावों का प्रयोग देखने को मिलता है। इसी दौरान संपर्क के साधन बढ़े, जितने मशीनरी बढ़े, जितने यंत्र बढ़े, उससे लोगों के बीच संचार और संपर्क के साधन बढ़े। यानी रेल की शुरुआत उस समय तक हो चुकी थी, 1850 के पहले। डाक काफ़ी तेज़ी से, यानी एक पत्र, एक सूचना दूसरी जगह काफ़ी तेज़ी से पहुंच जाती थी। इसके अतिरिक्त तार की व्यवस्था थी, जो और तीव्रता से कोई सूचना को दूसरी जगह भेजी जा सकती थी। तो रेल, डाक, तार, इनने काफ़ी तेज़ी से, तीव्रता से विकास किया और संचार और संपर्क की सुविधाओं का विस्तार किया। इसके अतिरिक्त कुछ और यंत्र आए, जैसे कि छापाखाना या प्रेस। तो प्रेस में जो चीज़ें थी वो छप कर आने लगी, लिखित रूप में आने लगी, जो ज़्यादा स्थायी रहती थी। पहले की जो परंपरा थी ज्ञान, वो मौखिक रूप में थी, और मौखिक रूप में होने के कारण उनका एक खास रूप तक सीमित होता था, या उनकी प्रतिलिपियाँ तैयार होती थी, वो जल्दी नष्ट हो जाती थी। ऐसी स्थिति में जब छापाखाना आया, तो चीज़ें एक हाथ से दूसरे हाथ तक ज्ञान तीव्रता से बढ़ने लगा। यानी कोई एक व्यक्ति ज्ञान को जानता था, तो ज्ञान को, अपने मौखिक ज्ञान को कुछ लोगों को देता था, फिर उसके बाद वो कुछ और लोगों को देता था। इस तरह की परंपरा एक सीमित दायरे में होती थी। लेकिन छापाखाना आने से हुआ कि एक बार मुद्रित सामग्री, यानी छपी हुई सामग्री कई हाथों से और कई बार अलग अलग खंडों में वितरित की जाने लगी, और उससे व्यक्ति अपने ज्ञान को अर्जित करने लगा। यानी कुल मिलाकर छापाखाने से क्या हुआ, ज्ञान का एक विस्तार हुआ, ज्ञान का संचार हुआ। तो ये भी आधुनिकता के लिए आवश्यक थी कि अचानक कोई ज्ञान छपे हुए रूप में आकर उसका विस्तार पाने लगा, और जैसे ही वो विस्तार पाने लगा तो व्यक्ति उससे ज्ञान अर्जित करके उससे अपने तर्कों में जगह देने लगा, या उसके आधार पर तर्क वितर्क करने लगा, वो चीज़ों को व्याख्यायित करने लगा। तो आधुनिकता मनुष्य को तर्क और ज्ञान संपन्न बनाती है, और जैसे तर्क और ज्ञान संपन्न बनाती है, तो उसे अपने अस्तित्व का बोध होता है, वह अपनी बेहतरी का प्रयास करता है। इसलिए वह मनुष्य को केंद्र में रखता है, यानी मनुष्य के जो पक्ष में है उसको सबसे महत्वपूर्ण मानता है, और इसीलिए मनुष्य का केंद्र में आना भी आधुनिकता के साथ जुड़ी हुई बात हो जाती है। तो आधुनिकता मनुष्य को केंद्र में, जब मनुष्य को हम केंद्र में लाते हैं, तो जो काल्पनिक शक्ति है, जो रहस्यवादी शक्ति है, जिसे मध्यकाल में ईश्वर के रूप में जाना गया, वो हाशिए पर चल रहता है। यानी ईश्वर का वही रूप हमें स्वीकार होता है जो हमारे तर्क और ज्ञान पर खरा उतरे।
यानी ईश्वर को मनुष्यता के या मनुष्य के तर्क और ज्ञान की कसौटी पर खरा मानते हुए उसे स्वीकार किया गया। तो इस प्रकार ईश्वर जो है एक तरह से हाशिए पर चला जाता है और मनुष्य केंद्र में आ जाता है। जब मनुष्य केंद्र में आता है तो वो अपने सुख और दुख या अपनी समस्याओं पर विचार करने लगता है कि वो बेहतर कैसे बने, और जब बेहतर बनने की कोशिश करता है तो उसे लगता है कि हमारे बेहतरी बनने की परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं। यानी मनुष्य अगर बेहतर है तो बेहतर बनने वो परिस्थितियों के कारण बेहतर हो सकता है, और अगर वो बेहतर नहीं है, वो दुखी है, साधनहीन है, तो उसके कारण परिस्थितियां जिम्मेवार होती हैं। ऐसी स्थिति में वह परिस्थितियों का विश्लेषण करने लगा। यानी आधुनिक मनुष्य यह मानता है कि उसके सुख और दुख का कारण उसके आसपास की परिस्थितियां हैं। कौन सी परिस्थितियां? तो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, यही परिस्थितियां हैं जिनके कारण उसे दुख का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में वो अपने तर्क के आधार पर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों को मानवीय बनाने का प्रयास करता है। यानी आधुनिक मनुष्य अपने सुख की प्राप्ति के लिए परिस्थितियों को मानवीय बनाता है। यानी अगर परिस्थितियां अमानवीय होगी तो मनुष्य दुखी होगा, अगर परिस्थितियां मानवीय होंगी तो मनुष्य सुखी होगा। ये आधुनिक युग की विशेषता है। यानी सीधे सीधे कहें तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक युग का व्यक्ति, आधुनिक युग का मनुष्य यह मानता है कि वह यदि सुखी है तो परिस्थितियों के कारण सुखी है, परिस्थितियां मानवीय हैं इसलिए सुखी है। अगर दुखी है तो इस कारण दुखी है क्योंकि परिस्थितियां अमानवीय हैं। यानी परिस्थितियां अच्छी हैं तो सुखी है, परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं तो वह दुखी है। इसलिए परिस्थितियों में परिवर्तन करना वह चाहता है। यानी मनुष्य मानता है कि हमारे सामने की जो स्थितियां, जो परिस्थितियां हैं, वही हमारे सुख दुख का कारण है, इसलिए उसे बेहतर बनाओ, उसे मानवीय बनाओ। और इसी को कहते हैं हम यथार्थ, यथार्थ बोध। कि मनुष्य जो कुछ सामने देखता है, जिन चीजों को सामने महसूस करता है, उस पर विचार करता है। इसलिए आधुनिक साहित्यकार यथार्थ बोध को देखता है, सामने की स्थितियों को देखता है। जब वो यथार्थ को देखता है तो फिर परिस्थितियों का विश्लेषण करता है कि ये परिस्थिति मेरे सुख के कारण है या दुख का कारण है, और उसे मानवीय बनाने का प्रयास करता है। यानी वह यथार्थ परिस्थितियों का विश्लेषण करता है। तो यानी आधुनिक यदि मनुष्य है तो वो पहले परिस्थितियों को सबसे ज्यादा महत्व देता है। परिस्थितियां हैं जिसके कारण मैं सुखी या दुखी हूँ। दूसरा है, यह उसकी दृष्टि में यथार्थ बोध पैदा करता है कि पहले अपने आसपास की चीजों को देखो, और जैसे यथार्थ बोध देखता है तो उनका फिर वो विश्लेषण करता है। ये तीन स्थितियां आती हैं कि पहले परिस्थितियों को देखना, परिस्थितियों को देखने से यथार्थ का जन्म होना, यथार्थ बोध का जन्म होना। यथार्थ बोध जैसे ही आता है तो वो विश्लेषण करने लगता है परिस्थितियों को। यानी परिस्थितियों में वो तय करने लगता है कि कौन सी परिस्थितियां अमानवीय हैं और उन्हें मानवीय बनाने का प्रयत्न करता है। इस तरह से आधुनिक मनुष्य या आधुनिक मनुष्य साहित्य जो है वह अपने आसपास की परिस्थितियों को देखता है, उन्हें समझता है और फिर उन्हें विश्लेषित करता है। यही आधुनिकता बोध है। यानी आधुनिक मनुष्य है तो वह सर्वप्रथम ज्ञान और तर्क को अपनाएगा, वह मनुष्य को केंद्र में रखेगा, ईश्वर का निषेध करेगा। ईश्वर का निषेध करेगा तो अपने सुख दुख के लिए वह परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराएगा। परिस्थितियां यदि मानवीय हैं तो मनुष्य सुखी होगा, परिस्थितियां यदि अमानवीय है तो मनुष्य दुखी होगा। ये उसके अंदर यथार्थ बोध को जन्म देता है। यानी वो अपने सच्चाई को देखता है, अपनी वास्तविकता को देखने लगता है, और जैसे जब यथार्थ बोध को देखता है फिर उसके साथ अपने ज्ञान के आधार पर उनका विश्लेषण करने लगता है क्या कि हमारी जो परिस्थितियां हैं वो मानवीय हैं या अमानवीय। तो ये सारी चीजें आधुनिकता के साथ जुड़ी हुई। अब ये क्यों नया है?
ये नया इसलिए है क्योंकि पहले का मनुष्य यानी 1850 से पहले या आधुनिक जब मनुष्य कहते हैं तो आधुनिक से पहले जो मनुष्य था, मध्यकालीन जो मनुष्य था, उसमें ये चीज़ें नहीं थी। अगर आप देखें तो मध्यकाल का जो मनुष्य था, वो मध्यकालीन मनुष्य वह सीधे सीधे अपने सुख और दुख को पाप और पुण्य के रूप में मानता था। यानी सुख है तो वह उसके पुण्यों का प्रताप है, और दुख है तो उसके पाप का परिणाम है। और सुख और दुख यानी पाप और पुण्य यानी मनुष्य यदि सुखी है तो वह अपने पुनर्जन्म के कारण, पूर्व जन्मों के पाप या पुण्य के कारण इस जन्म में यानी जब उसका पुनर्जन्म होता है तो उसके अंदर वो उसके दुखों को या सुखों को भोगता है। यानी मनुष्य का सुखी और दुखी होना उसके बस में नहीं है, वो उसके पूर्व जन्म का परिणाम है। और पूर्व जन्म, फिर नया जन्म, फिर नया जन्म, ये जो जन्म की चक्रीय अवधारणा है जिसको योनि चक्र कहा गया, 84 लाख योनियों में भटकने का जो मार्ग बताया गया, उसके केंद्र में कौन है? ईश्वर। यानी हमें सुखी या हमें दुखी करने का अधिकार सिर्फ ईश्वर को है। यानी ईश्वर केंद्रीय सत्ता है, ये मध्यकालीन मनुष्य मानता है। तो आप दोनों चीजों को देखें तो स्पष्ट हो जाएगा कि मध्यकाल का मनुष्य ये मानता था कि ईश्वर ही केंद्र में है, वही हमारे सुख और दुख को निर्धारित करता है। लेकिन जैसे ही हम आधुनिक युग में आते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, ईश्वर हमें सुखी और दुखी नहीं बनाता, परिस्थितियां हमें सुखी और दुखी बनाती। मानवीय परिस्थिति सुखी बनाएंगी, अमानवीय परिस्थिति हमें दुखी बनाएंगी। तो इसलिए वह ईश्वर को हाशिए पर डाल देता है। इसीलिए आप देखें पूरे मध्यकाल का जो कवि है वो ईश्वर से प्रार्थना करता है, हमेशा कहता है कि हे ईश्वर, मुझे बेहतर करो, मुझे सुख दो, मुझे संपदा दो। लेकिन आधुनिक मनुष्य किसी ईश्वर की सहायता नहीं करता, किसी ईश्वर की आराधना नहीं करता। आधुनिक मनुष्य अपनी परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करता है, और परिस्थितियों को प्रयास करने के लिए वो मानवीय बनाता है। तो परिस्थितियां मानवीय कब होती हैं? जब व्यक्ति स्वतंत्र होता है। इसलिए आधुनिकता के साथ स्वतंत्रता की भावना भी समाहित है, निहित है कि मनुष्य यदि स्वतंत्र, मनुष्य का स्वतंत्र होना एक मानवीय स्थिति है। अगर वो किसी के पराधीन है तो वह अमानवीय स्थिति है। इस रूप में यदि हम देखें तो मध्यकालीन मनुष्य था वो ईश्वर के पराधीन था, ईश्वर की शक्तियों के पराधीन था। जबकि आधुनिक मनुष्य जो है वह स्वतंत्र है, अपनी बुद्धि और अपनी निर्णय क्षमता के आधार पर अपने सुख और दुख का चयन करने, अपने सुख और दुख को के कारण जिम्मेदार परिस्थितियों को बदलने के लिए वह कदम उठाता है। इसलिए मध्यकाल का व्यक्ति अपने सुख और दुख का सारा ठेका ईश्वर पर फोड़ता है, लेकिन आधुनिक मनुष्य अपने परिस्थितियों को बेहतर करने का प्रयास करता है। इसलिए आप देखें कि आधुनिक काल में 1850 में जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, और जब आधुनिक भारतीयों को लगा कि हमारे दुख का कारण अंग्रेज हैं और अंग्रेजों ने हमारी परिस्थितियों को अमानवीय कर रखा है, हमारी राजनीतिक परिस्थितियां अमानवीय हैं, हमारी सामाजिक परिस्थितियां अमानवीय हैं, हमारी आर्थिक परिस्थितियां अमानवीय हैं, हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को अमानवीय बना दिया है अंग्रेजों ने। तो इसलिए हमें इन परिस्थितियों को बदलना पड़ेगा, और बदलने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। और इसीलिए 1850 के बाद अंग्रेजी सत्ता में परिवर्तन की कामना होती है, स्वतंत्रता की कामना होती है, और यही कामना उन्हें आधुनिकता बोध से संपन्न करती है। तो भारतीय आधुनिक हो जाते हैं क्योंकि वो स्वतंत्रता की कामना करने का प्रयास करने लगते हैं। यही आधुनिकता बोध। इस प्रकार आज इस बिंदु पर विचार किया गया कि जो आधुनिक परिस्थितियां हैं उनके अंतर्गत क्या किन किन बिंदुओं पर विचार किया जाना है। जैसे आप साहित्य का आधुनिक काल कहते हैं तो उसका मतलब हो जाता है हिंदी साहित्य में 1850 के बाद जो साहित्य रचा गया वो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है।
जैसे ही आधुनिक शब्द कहते हैं तो आधुनिक का तात्पर्य होता है जिसमें तर्क हो, जिसमें ज्ञान हो, जिसमें मनुष्य केंद्र में हो, जिसमें ईश्वर का निषेध किया गया हो, ईश्वर को हाशिए पर डाला गया हो, जिसमें यथार्थ बोध हो, जिसमें परिस्थितियों को विश्लेषण करने की क्षमता हो और इससे जिसमें स्वतंत्रता की भावना समाहित हो। तो अगर हम देखें तो आधुनिक काल में ये बिंदु समाहित होता है। इसको समझने के लिए हम मध्यकाल का उदाहरण देते हैं कि मध्यकाल में केंद्र में कौन था? ईश्वर। आधुनिक काल में केंद्र में कौन है? मनुष्य। आधुनिक काल में व्यक्ति दुखी क्यों होता था? क्योंकि वो पापी मानता था। पापी क्यों होता था? क्योंकि उसने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे, मध्यकाल में। लेकिन आधुनिक काल में व्यक्ति कहता है दुखी मैं इसलिए हूं क्योंकि परिस्थितियां अमानवीय हैं। मध्यकाल में व्यक्ति सोचता था कि सुखी क्यों है? तो मध्यकाल का व्यक्ति सोचता था सुखी इसलिए है कि उसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे, इसलिए वह सुखी है। आधुनिक काल में व्यक्ति कहता है कि मैं सुखी इसलिए हूं क्योंकि हमारी परिस्थितियां मानवीय हैं। मध्यकाल में व्यक्ति दुखी और या सुखी होने का ठीकरा यानी दायित्व किस पर छोड़ता था? तो ईश्वर पर। वो कहता था ईश्वर अगर हमें चाहेगा तो हमें सुख कर बनाएगा या ईश्वर हमें चाहेगा तो दुखी बनाएगा। जबकि आधुनिक युग का व्यक्ति कहता है कि नहीं, अगर हम परिस्थितियों को मानवीय बनाएंगे तो सुखी होंगे, अगर परिस्थितियों को अमानवीय बनाएंगे तो हम दुखी होंगे। ये दो रूपों में अलग अलग है और इसीलिए आधुनिक मनुष्य तर्क और ज्ञान को महत्व देता है, जबकि मध्यकाल का जो मनुष्य है वो ईश्वर यानी आस्था और विश्वास को महत्व देता है। वो चीज़ों को स्वीकार करता है, तर्क वितर्क नहीं करता। इसलिए आधुनिक मनुष्य स्वतंत्रता को महत्व देता है, जबकि मध्यकालीन मनुष्य के लिए स्वतंत्रता मायने नहीं रखती, क्योंकि वो मानता है कि ईश्वर के अधीन ही सब कुछ है और इसलिए वो समर्पण में विश्वास करता है। इस प्रकार पूरी विधि रूप में बात करें तो आधुनिक काल जो है वह यथार्थ बोध के विश्लेषण पर आधारित है और यही आधुनिकता की शर्त है। अगर हम आगे बात करेंगे तो जितने भी आधुनिक काल की रचनाएं हैं उनको हम इन बिंदुओं की कसौटी पर कस सकते हैं। यानी रचना तभी आधुनिक होगी जिसमें तर्क और ज्ञान होगा, मनुष्य केंद्र में होगा, ईश्वर का निषेध होगा, जिसमें स्वतंत्रता की भावना होगी, जिसमें यथार्थ बोध होगा, जिसमें यथार्थ के परिस्थितियों की विश्लेषण की क्षमता होगी। ये बिंदु आ जाएंगे तो रचना आधुनिक होगी। इस प्रकार आज की कक्षा में हमने आधुनिकता क्या है, आधुनिक साहित्य की कौन कौन सी चीज़ें हमें जाननी आवश्यक है, इसके आधार पर हम आगे इन कृतियों का, इनकी परिस्थितियों का या इनकी विशेषताओं का विश्लेषण करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम दूसरे बिंदु पर चर्चा करेंगे।